मैं आर.एस. कुमार अपने मोरल मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से इस चैनल के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवं पार्ट 4 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 5 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाले बहुत ही बेहतरीन विधि जिसका नाम है ब्रजगुणन विधि। सही माने में यदि माना जाए तो इस विधि को हर बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इस विधि को बनाने के लिए अक्सर क्या होता है कि फॉर्मूला रटना पड़ता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आप सभी को इस ब्रजगुणन विधि के लिए एक फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बताऊंगा और सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एवं पार्ट 4 देखें, उसके बाद से पार्ट 5 देखें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रजगुणन विधि के संदर्भ में हमारे गणितज्ञों का मानना है कि जब बहुत से बहुत हार्ड दो चर रैखिक समीकरण युग्म को अन्य विधियों से बनाने में यदि दुविधा हो तो उस समीकरण युग्म को हम लोग आसानी से इस विधि के तहत बना सकते हैं। इसलिए इसको एक तरह से माना जाए तो इसको शॉर्टकट विधि भी कहा जाता है, क्योंकि कठिन से कठिन प्रश्न इससे आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए हम इस विधि के लिए सबसे पहले फॉर्मूला निकालने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आइए इस दोनों समीकरण युग्म से हम x एवं y का मान निकालते हैं। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। इसमें करते क्या है कि जिसका मान निकालना हो अर्थात यदि x का मान निकालना हो तो x वाले को ढक लेंगे। तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना है तो क्या करते हैं कि x ऊपर लिख लेते हैं और x वाले को ढक लेते हैं नीचे आपका। अब करते क्या है कि जो मेरा बच गया वो अब यहाँ देख रहे हैं कि b1y, b2y, c1 और c2। तो करते क्या है कि इसमें को y का गुणांक यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपका आएगा b1 और b2, यहाँ पर आएगा c1 और c2 बराबर। अब क्या करेंगे कि y का मान निकालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x आपका प्लस में है। तो x आपका प्लस में है तो इसमें होता क्या है कि पहला प्लस में होता है, फिर दूसरा माइनस में होता है, फिर तीसरा आपका प्लस में होता है। तो आपका y इसमें दूसरा है तो y का मान हमेशा माइनस में लिया जाएगा। अब करेंगे क्या कि y वालों को ढक लेंगे। तो y वालों को ढक लिए तो यहाँ आपका बच गया a1, a2 और यहाँ बच गया c1, c2। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों में देख रहे हैं कि c1 है, यहाँ पर c2 है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है तो समझा जाता है कि यहाँ पर 1 कॉमन है। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये आपका प्लस में हो गया, यह माइनस में। और आप सबसे बताए थे कि पहले प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे x प्लस में आया, यहाँ y माइनस में आया और फिर यहाँ 1 किस में आएगा, तो प्लस में आएगा। चलिए तो 1 तो 1 हो गया। अब ये c वाले को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो जब ढक लेंगे तो आपका आ गया a1, a2, b1 और b2। अब करते क्या है कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका हो गया x, इसमें क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे गुणा करते हैं और नीचे से ऊपर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आ गया b1 में c2 से गुणा करते हैं, तब आ गया b1 इंटू c2। और ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते हैं तो वह प्लस में रहता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करते हैं तो वह माइनस में हो जाता है। तो यहाँ हम नीचे से ऊपर की तरफ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो b2 इंटू क्या हो जाएगा, c1। चलिए
फिर यहाँ पर माइनस वाई है, फिर इसी के तरीके इसमें भी प्रोसेस यही भी लागू होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें ऊपर से नीचे गुणा करेंगे या फिर नीचे से ऊपर। तो A1 में C2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा A1 और C2। आज जब नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो अभी बताए कि क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस, और A2 में C1 से गुणा कर देंगे तो आपका आ गया A2 C1 बराबर तो बराबर, फिर 1 तो 1, और फिर इसमें क्या करेंगे, फिर ऊपर से नीचे लेके आएंगे और फिर नीचे से ऊपर। तो A1 में B2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा A1 B2। अभी बताएं कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और A2 में B1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा A2 B1। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका x का है, यहाँ पर y वाला आ गया और यहाँ पर एक वाला आ गया। तो करते क्या है कि एक बार x वाले को और इसको बराबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद से y वाले को और इसको बराबर कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले x वाले को बराबर करें। तो चलिए हम लिखेंगे अब x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि x में यहाँ नीचे इतना दिया है तो डायरेक्ट हम ऊपर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x का वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 में यदि इतना से हम गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात ये जितना है उतना ही उतर जाएगा। तो आपका आ गया B1 C2 माइनस B2 C1, अब बटा ये ऊपर चला गया और ये नीचे है तो नीचे ही रह जाएगा। तो आपका आ गया A1 B2 और माइनस A2 और B1। तो इस प्रकार से आपका x का वैल्यू निकल कर आ गया x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपन A1 B2 और माइनस A2 B1। आपका यहाँ से x का वैल्यू निकल कर चला आया। फिर अब क्या करेंगे कि y के वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे पुनः। तो आपका y के वैल्यू दिया गया यहाँ पर माइनस y अपन A1 C2 और माइनस दिया है A2 C1 और बराबर, फिर इसको ले लेंगे तो यहाँ पर है 1 अपन A1 B2 और माइनस A2 B1। अब फिर वही प्रोसेस जिस तरीके से हम x का मान निकालने के लिए काम किए थे, ठीक उसी प्रकार से y का मान निकालने के लिए भी वही काम करेंगे। तो चलिए नीचे से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस वाई बराबर, इससे से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका A1 C2 और माइनस A2 C1 और अपन A1 B2 और माइनस A2 B1। तो देयरफॉर आपका मान निकल कर आ गया y तो y, और ये y में क्या है, माइनस है ना, तो माइनस इधर लेकर चले आइए। तो आपका आ गया A1 C2 और माइनस A2 C1 और अपन A1 B2 और माइनस A2 B1। तो यह आपका हो गया y का वैल्यू। चलिए तो किताब में आपका यहाँ पर y के वैल्यू माइनस में करके नहीं दिया रहता है, तो हम करते हैं क्या है कि माइनस इसमें गुणा कर देते हैं। तो आपका और में लेके लिख सकते हैं y बराबर माइनस में इससे गुणा करते हैं, इसका आगे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तब हम माइनस A1 और C2 और माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाएगा और आपका आएगा A2 C1 अपन A1 B2 और माइनस A2 B1। तो अगर यहाँ से y के वैल्यू निकल चलाया, सबसे पहले हम लोग प्लस वाला लिखते हैं तो आपका आ गया A2 C1 और माइनस A1 C2 अपन A1 B2 और माइनस A2 B1।
तो यहाँ से y का मान यह निकल चला आया। तो आपका y का मान यह भी परफेक्ट है और y का मान यह भी परफेक्ट है। तो यह आपका रहा फॉर्मूला निकालने के लिए एक कंसेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अक्सर क्या होता है कि बच्चे इस फॉर्मूला की याद करते करते थक जाते हैं और फॉर्मूला याद भी नहीं रहता है। और जब बात आती है कि इस विधि से ही सवाल को सॉल्व करें, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे इस विधि वाले सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि यह फॉर्मूला याद ही नहीं हो पाता है। तो आइए अब इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूला के तहत भी समझेंगे और एक बेसिक कंसेप्ट, एक शॉर्टकट तरीके से भी समझेंगे और आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उस तरीके को अपनाइएगा। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इस एग्जाम्पल को हम लोग इस विधि के तहत हल करते हैं। तो यह आपका समीकरण दिया है तो इसको पहला समीकरण मान लेंगे, यानी इक्वेशन 1 हो गया और आपका ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन ए को पहले सही तरीके से सुसज्जित करेंगे। तो यह आपका हो गया समीकरण 1 की बात किया जाए तो यहाँ पर है x माइनस 3y। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीजगणित विधि से हम दो चर रैखिक समीकरण को तभी हल कर सकते हैं जब उसका दायां पक्ष 0 हो। तो यहाँ पर आपका दायां पक्ष में आ गया है -10। तो हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड लेकर आते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यदि माइनस में रहता है तो इधर आता है तो प्लस होता है और प्लस में आता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आपका -10 है, जब इधर आएगा तो आपका आ जाएगा +10, आप बराबर हो गया 0। यह आपका समीकरण 1 था, 2 था और यह आपका समीकरण 3 हो गया। फिर समीकरण 2 की बात किया जाए तो यहाँ का फिर हो गया x माइनस 2y अब बराबर 10 है। अब हम भी बताएं कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कि दायां पक्ष हमेशा 0 रहना चाहिए। तो यहाँ 10 प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा -10, बराबर क्या हो गया 0। अब यह आपका समीकरण 1, 2, 3 और यह आपका समीकरण 4 हो गया। अब क्या करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि x का जो पूर्णांक होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a1 होता है और a2 होता है, और y का कोफिशिएंट होता है वो आपका होता है b1 और b2। तो यहाँ से आप लोग उसका मान निकाल लीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 में देखा जाए तो a1 और यहाँ x में कुछ भी संख्या नहीं दिख रही है, तो यह समझा जाता है कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है जी, 1 छिपा हुआ है। तो आपका a1 हो गया 1 और यहाँ से आपका b1 की बात किया जाए तो b1 आपका पहला तीसरा समीकरण में क्या है, y में किससे गुणा है तो -3 से गुणा है, तो लिख लेंगे -3। और c1 की बात किया जाए तो आपका इसमें दिया है +10। फिर अब चौथे समीकरण से आप लोग a2 का मान निकालिएगा। तभी बताए कि a2 हो चाहे a1 हो किसका गुणांक होता है तो x का गुणांक होता है। तो x में किससे गुणा है जी 1 से, तो यहाँ पर 1 भर देंगे। फिर यहाँ पर b2 मतलब कि y में किससे गुणा है तो -2 से, तो यहाँ लिख देंगे -2। और c2 की बात किया जाए तो यहाँ आपका दे दिया है -10। अब क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए हम लोग तो इस समीकरण से a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे मान को x और y निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं, जो कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा, बहुत ही कठिन होता है याद करना। तो सबसे पहले चलो हम इसी फार्मूला को बता दें, आप लोग अच्छा लगेगा तो यही कर लीजिएगा, उसके बाद से आप लोगों को सॉल्व करने तरीका बताया जाएगा। तो आपका निकालेंगे, अब x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे देयरफॉर, चलिए लिखेंगे चूँकि x का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपन a1 b2 और माइनस a2 b1। चलिए अब क्या करते हैं कि जो मान यहाँ से हम लोग निकाले हैं सब इसमें पुट कर देते हैं। तो b1 का मान कितना है तो -3 गुणे c2 का मान कितना है तो -10, सवाल में ही माइनस है यहाँ पर फॉर्मूला में, तो माइनस हो गया। और b2 का मान कितना है तो -2 और c1 का मान दे दिया है 10 और अपन a1 का मान आपका दिया है 1 और गुणे b2 का मान दिया है -2
फिर माइनस है तो माइनस, और ए टू का मान कितना दिया है जी, यहाँ पर 1 दिया है तो आपका 1 हो गया। और b1 का मान कितना दिया है जी, तो -3। चलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है -10। तो आप सभी जानते हैं या जान लीजिए कि जब माइनस में माइनस से गुणा करते हैं, जो माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, और जब प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो वह हो जाता है माइनस, और जब प्लस में प्लस से ही गुणा करेंगे तो आपका प्लस का प्लस ही रहता है। तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -10 है, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस रहेगा, और 3 में 10 से गुणा कीजिएगा तो 10 यहाँ 30, और प्लस चिन्ह आगे नहीं लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर माइनस है और फिर यहाँ पर क्या है माइनस में। तो अभी बताएं कि जब माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो प्लस होता है। तो माइनस में माइनस से गुणा कर दिए तो हो गया आपका प्लस, और 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 2 दहा का 20, और अपन यहाँ पर इसके आगे प्लस छिपा है, आइए आपका माइनस है। तो अभी बताएं कि जब प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आपका रह जाएगा माइनस, और 2 एकम 2, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ हो गया आपका प्लस, और 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 3। चलिए तो यहाँ से आपका आ गया 30 गो और 20 गो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो जब प्लस माइनस रहता है तो माइनस होता है, अर्थात घटेगा। तो करते क्या है कि अधिक वाला में से कम को घटाते हैं। तो अधिक वाला आपका 3 है, तो 3 में से 2 गया 1, और अधिक वाला चिन्ह क्या था प्लस, तो यहाँ किस में मान रहेगा प्लस में ही रहेगा। तो देयरफॉर आप लोगों का मान निकल कर आ गया x बराबर, अब 50 में 1 से भाग दीजिएगा तो आएगा ही 50। तो आपका इस तरीके से x का मान निकल कर आ गया। चलिए अब पुनः आप लोग को y का मान निकालना है, तो लिखेंगे पुनः y के मान के लिए हम चूंकि जानते हैं कि y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2c1 माइनस a1c2 और अपन a1b2 माइनस a2b1। चलिए तो हम लोग मान रखते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर y बराबर a2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ भर देंगे 1 गुणे c1 का मान आपका दे दिया है 10, तो यहाँ भर देंगे 10, माइनस है तो माइनस, फिर आपका a1 का मान दिया है 1, तो 1 हो गया, और c2 का मान दे दिया है -10, तो यहाँ पर हो गया -10। अब बटा फिर आपका दिया है a1, तो a1 का मान दिया है 1, तो 1 हो गया, और b2 का मान दिया है -2, तो -2 हो गया, और फिर माइनस है तो माइनस, और a2 का मान है 1, और b1 का मान दे दिया है -3। चलिए तो आपका यहाँ से आ गया y = 1 में 10 से गुणा करिएगा तो 10 हो गया, और माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है तो प्लस होता है, और 10 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 10, और यहाँ पर फिर देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, और 2 एकम 2, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, और 3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपका मान निकल कर आ गया y = 10 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर अधिक में से कम घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, आपका आ गया 1। तो देयरफॉर y बराबर 20 में 1 से भाग देंगे तो आपका रहेगा 20। तो आपका हो गया x का मान 50 और y का मान हो गया 20। तो इस फॉर्मूले के सहायता से हम बना रहे हैं, तो एक तो फॉर्मूला याद करने में कठिनाई और सबसे अधिक समय भी ले रहा है। चलिए अब इसको हम लोग एक शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब शॉर्टकट तरीके की ओर बढ़ते हैं। आप लोग बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग ब्रजगुणन विधि में x और y का मान निकाले थे, उसी प्रोसेस से हम लोग इस समीकरण को भी सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे आसान तरीका होगा। अब इसको x और y के मान को याद करने की जरूरी ही नहीं है। तो चलिए
हम पहले बताए थे, जब सिद्ध कर रहे थे उस समय बताए थे कि जब x का मान निकालना हो तो x वाले को ढक लेते हैं, y का मान निकालना हो तो y वाले को ढक लेते हैं, और जब ये आपका c वाला मान होता है उसको निकालना हो तो उसको ढक लेते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो आप लोग x वाले को मान निकालना है तो आप लोग x लिख लीजिएगा, और क्या करना है कि x वाले के मान को ढक लेना है। तो यहाँ आपका क्या है, तो y में -3 से गुणा है तो -3, और यहाँ पर हो गया -2, यहाँ आपका है प्लस में 10 और यहाँ माइनस में 10। और आपको सिद्ध करे थे उसी समय बताए थे कि इसमें x का मान प्लस में होता है, y का मान माइनस में होता है और फिर c का मान प्लस में होता है। तो आपका x का मान प्लस में हो गया, फिर बराबर तो बराबर, और जब y के मान निकालेंगे तो किस में ले जाएगा, माइनस में। तो आपका हो गया आपका माइनस और y के मान निकालना है तो y वालों को ढक लिए। तो आपका यहाँ बच गया x में 1 से और फिर 1, यहाँ आपका है +10 और -10। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि c वाले के लिए यहाँ पर हम 1 लेते हैं। अब क्या करते हैं कि c वाले को ढक लिए तो x वाले में आपका रह गया 1, फिर आपका 1, और y में है -3 और यहाँ -2। चलिए अब इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे x तो x, अभी हम बताए हम कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि जब ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते हैं तो उसका मान प्लस में रहता है, या जो भी हो यहाँ चिन्ह के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए -3 माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और 30 में 10 से गुणा करते हैं 3 का 30। आज जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस होता है। तो एक तो है आपका -2 में 10 से गुणा करते हैं तो -20 तो हो ही गया, तो -20 हो गया। एक ऑलरेडी पहले से माइनस होता है क्योंकि नीचे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस वह और एक माइनस यह, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, या ऐसे में कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है माइनस, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है माइनस, तो माइनस, और -2 में 10 से गुणा करेंगे तो -20, और फिर बराबर तो बराबर और -y, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं तो घटता है, और 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10, और बराबर 1 तो 1, और फिर ऊपर से नीचे आइए तो -2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ हो गया माइनस, और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, और प्लस गुणे माइनस माइनस। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो x तो x और 30 तो 30, और माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, तो प्लस होता है। आपका हो गया +20 बराबर -y और -10, और -10 कितना होता है, तो -20, अब बराबर 1 तो 1 और -2, और माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो होता है आपका प्लस, और 3 तो 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तब आ गया x और 30 20 आपका होता है 50, आपका हो गया 50, अब बराबर यहाँ माइनस से माइनस घटा दीजिएगा तो आपका आ गया y/20, अब बराबर 1 तो 1, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस अर्थात घटेगा, तो क्या करते हैं कि अधिक वाला में से कम को घटाते हैं। तो 3 में से 2 गया, आपका बच गया 1, और अधिक वाला चिन्ह प्लस में था तो इसका मान प्लस में ही रहेगा। अब इसके बाद करते हैं क्या है कि x का मान निकालना है तो इसको इसके बराबर कर लेंगे, और फिर y के मान जब निकालना होगा तो उसको भी इसके बराबर कर लेंगे। लिखेंगे अब x/50 बराबर 1/1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 50 से कम 50। तो इस प्रकार से आपका x का मान निकल गया। पुनः y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y/20 बराबर 1/1। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 20 से कम 20। तो इस प्रकार से आप लोग x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया। तो इस तरीके से होता क्या है कि आप लोग को फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं है, बशर्ते आप लोग यह करना है कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है उस कंसेप्ट को पहले आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के फर्स्ट में पहले हम वही बताए हैं और उसके बाद से एक बार फॉर्मूला के संदर्भ से
इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और फिर उस फार्मूला सिद्ध करने के तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध किए हैं। और आप लोगों को जो अच्छा लगेगा उसका आप लोग फॉलो कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।